भारत की संरचना, ये पहले हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग भारत का भौतिक या प्राकृतिक विभाग पढ़ेंगे। लिखिएगा नहीं, ऐसा कुछ सब किताब में है, कोई किताब उठा लीजिएगा उसमें मिलेगा। तो भारत की संरचना, इसको पढ़ने का दो मुख्य कारण होता है। भारत में चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषता को जानने के लिए चट्टानों के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे आग्नेय, इग्नियस रॉक हो गया है ना, अवसादी और रूपांतरित। तो अलग अलग प्रकार के चट्टान हैं और उसकी विशेषता जानेंगे। विशेषता जानेंगे क्यों? क्योंकि विशेषता जानने के बाद ही हमें मालूम चलेगा कि किस चट्टानी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। क्योंकि मिट्टी कैसे बनती है? चट्टानों के टूटने फूटने से ही बनती है। खनिजों का वितरण अगर समझना होगा तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि वहां उस क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें हैं, और भी तमाम चीजें चट्टान से मालूम चलता है। तो चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषता को समझने के लिए हम लोग भारत की संरचना को समझेंगे। और भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसको थोड़ा सा ऐसे भी समझिएगा कि पृथ्वी जब आरंभ में उत्पन्न हुई थी तो वो एक आग का गोला था, आग का गोला थी, और आग का गोला थी। और जैसे जैसे पृथ्वी क्रमशः ठंडा होते गई, तो जब ठंडा होते जाएगी तो इसका जो आउटर लेयर हो गया, बाहरी भाग हो गया, ये बाहरी सरफेस, तो सबसे पहले यही ठंडा होगा। आप लोग कोई भी गोल चीज को जला दीजिए, जैसे टमाटर, तो उसका जो ऊपरी परत है, पपड़ी है, वो कैसा हो जाता है? वो सूख करके कड़ा हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, काला। तो ठीक पृथ्वी वैसे ही जब गर्म से ठंडा हुई तो इसका जो बाहरी भाग था वो सबसे पहले ठंडा हो गया। तो ठंडा हुआ तो इस कारण से यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो पपड़ी के रूप में, क्रस्ट के रूप में निर्मित हो गया, और इस कारण से यहाँ पे जो परत हुआ वो सख्त हो गया, सख्त यानी कि कड़ा हो गया, हार्ड हो गया। तो आउटर जो लेयर है वो हार्ड हो गया। तो अब जो है आपको ये मालूम चलेगा कि 4.6 बिलियन ईयर से लेकर के हम लोगों को आज तक चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषता को समझना पड़ेगा। तो जो बाहरी भाग था वो 4.6 बिलियन ईयर हम पुराना मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आयु ही इतना बताया गया है, जो ज्ञात प्रमाण है उसके आधार पे इतना बताया गया है। तो 4.6 बिलियन ईयर से लेकर के 600 मिलियन ईयर, इस समय का तक का जो काल है उसका जो डिवीजन किया गया है वो क्या किया गया है? उसको आप प्री पैलियोजोइक कह ली, प्री कैम्ब्रियन कहिए, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन एरा इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर सबसे पुराना आयु कौन सा हो गया? प्री कैम्ब्रियन काल का। प्री कैम्ब्रियन जो है वो सबसे पुराना समय हो गया। और वर्तमान वाला जो समय है वो कौन सा हो गया? वर्तमान का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं होलोसिन काल। ये एज कहलाता है, होलोसिन काल। जैसे मान लीजिए कि होलोसिन काल कहते हैं, तो इसी होलोसिन काल में वायुमंडल का विकास हुआ है। और हम लोग जो अभी जलोढ़ मिट्टी देखते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी, तो सबसे नया संरचना भारत में जलोढ़ ही है, और यही है होलोसिन काल का। तो सबसे पुराना से लेकर के सबसे नया तक का, इसको वैसे कैनोजोइक कहते हैं, लेकिन कैनोजोइक में दो काल आ जाता है। तो पृथ्वी जैसे ठंडा हो गई तो ठीक वैसे ही इसका ऊपरी भाग सबसे कड़ा रहा, तो प्रथम चट्टान का विकास हुआ। और इस चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियन चट्टान कहते हैं। इसका नाम दिया गया सबसे पहले आर्कियन। तो सबसे पुराना यही हो गया ना। अब आर्कियन चट्टान आ गया अस्तित्व में, तो इसका भी अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा। तो ठीक है, तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से जो नया प्रकार का चट्टान बना, उस चट्टान को हम लोग क्या कहें? आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टान बना, और धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद, विंध्यन के बाद गोंडवाना, और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में लावा का उद्गार होता है तो दक्कन ट्रैप।
ठीक है, दक्कन ट्रैप, और उसके बाद जो टर्शियरी काल का हिमालय आता है, टर्शियरी, और उसके बाद फिर क्वाटरनरी। तो ये चट्टानों का पूरा विकास क्रम है। अब इसको समझेंगे हम लोग बारी बारी से। भारत के संदर्भ में जो सबसे पुराना हो गया आर्कियन, और आर्कियन के बाद धारवाड़। तो यही दोनों चट्टान आप लोग देखिएगा। हम लोग क्या कहते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। देखिए बहुत फास्ट ये क्लास चल रही है, आप लोगों को दिक्कत होगी तो पूछिएगा, बहुत तेजी में है। इसलिए तेजी में है क्योंकि समय उतना नहीं है, क्विक रिवीजन है, तो समस्या तो आपके पास होगी ही। ऐसे लोग जो इसमें कोई नाम ना सुने हो, सब सुना हुआ है ना सभी लोगों का? ठीक है, बस आपको दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, याद कर लीजिएगा, लगे हाँ तभी ही। आर्कियन के बाद धारवाड़, कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो भारत की संरचना जब पढ़ेंगे तो भारत में जितना भी उच्चावच है, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, उसको हम लोग इसी में फिट करते जाएंगे कि वो कब कब बना है। तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला क्या है? अरावली। तो अरावली में किस प्रकार का चट्टान मिल गया? आर्कियन और धारवाड़ क्रम का चट्टान अरावली में मिल जाता है। हम अलग अलग बारी बारी से व्याख्या भी कर देंगे, पहले थोड़ा सा आप 10 मिनट में इसको समझिए। आर्कियन के बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसका नाम पड़ा धारवाड़, और धारवाड़ चट्टाने प्रायद्वीपीय भारत में तो पाया जाता है, और साथ साथ बाह्य प्रायद्वीपीय, यानी कि उत्तर के जितने भी भाग हैं वहां पर भी पाया जाता है। बाह्य प्रायद्वीपीय, इसके लिए बाह्य प्रायद्वीप शब्द का ही इस्तेमाल होता है, और कोई शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा। बाह्य प्रायद्वीपीय, बाह्य प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होगा? या तो हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा, है ना, मध्यवर्ती गंगा का मैदान हो जाएगा। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। जैसे धारवाड़ नाम कहाँ से लिया गया है? कर्नाटक से लिया गया है। तो मुख्य रूप से जो क्षेत्र है धारवाड़ का वो कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक में तो है, आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, एमपी में भी है। धारवाड़ चट्टान झारखंड में है, जैसे छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर के पठार में भी धारवाड़ चट्टाने हैं। तो छोटा नागपुर का पठार को भी ध्यान रखिएगा। और कुछ धारवाड़ जो है हिमालयन क्षेत्र में भी जो भूगर्भ है उसका, वहां भी पाया जाता है। और उसके बाद धारवाड़ चट्टानों का भी अपर्दन हुआ, तो उसके बाद जो चट्टान बना वो कुडप्पा क्रम का चट्टान बना। और कुडप्पा क्रम का चट्टान बना तो इसमें अभी तक जीवों का अवशेष नहीं मिला था, न तो आर्कियन में, न धारवाड़ में, और न कुडप्पा में, यानी कि जीवन का उद्भव नहीं हुआ था। तो जो फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म, जीवाश्म जीवाश्म कुडप्पा क्रम की चट्टानों तक नहीं मिलता है, उसके बाद विंध्यन से मिलना शुरू हो जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के कुछ प्रकार हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, उसके बाद डोलोमाइट। ठीक है, तो ये सब जो चट्टान हो गया ये सब विंध्य क्रम का चट्टान है, लेकिन विंध्यन क्रम में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, हम बारी बारी से आएंगे वापस। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ कुडप्पा क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से और जमा होने से। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, उसके बाद निक्षेपण हुआ, और इसके बाद जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों की सबसे मुख्य विशेषता जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीवाश्म, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। दूसरा मुख्य विशेषता हो गया कि भारत में जितना भी इमारती संरचना है, जैसे नहीं लाल बलुआ पत्थर, जैसे लाल किला, जैसे दिल्ली का जामा मस्जिद, है ना, ये सब लाल बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछेगी आयोग कि किस क्रम की चट्टानें इमारती संरचना के लिए या बिल्डिंग बनाने के काम में आई है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें आई। क्यों? क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, लाल बलुआ पत्थर। अब नाम से स्पष्ट है कहां से कहां तक विस्तार होगा, गुजरात से लेकर के अपने बिहार तक होगा, रोहतास तक होगा। तो कैमूर वाला जो रीजन है वहां पे कौन सा चट्टान पाया जा रहा है? विंध्यन। उसके बाद जो चट्टान बना इसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान। और आप लोग ध्यान रखिएगा भारत का 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भी मिलता है।
98% जो कोयला है, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास नदियों की घाटी में हुआ, जैसे सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी है ना, दामोदर हो गया, तो यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। फिर कार्बनीफेरस में प्रायद्वीपीय भारत में मैग्मा का उद्गार हो जाता है, लावा का उद्गार हो जाता है, और उस लावा के उद्गार होने से जो लावा निकलता है तो मैग्मा के रूप में कौन सा निकलेगा चट्टान, तो बैसाल्ट लावा निकला, और बैसाल्ट लावा के जमाव से, बैसाल्ट लावा के जमाव से बैसाल्ट चट्टान बना, और इस चट्टानों के टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और उसके बाद टर्सरी क्रम की चट्टान, तो टर्सरी क्रम आते आते भारत में ध्यान रखिएगा हिमालय का निर्माण हो गया था, मतलब हिमालय का सारा जैसे टर्सरी काल को देखेंगे तो यूरोपियन स्केल पे 4 भाग में बांट देते हैं, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो टर्सरी काल भारत के संदर्भ में है, तो भारत में हिमालय की श्रेणियां जो है वो टर्सरी काल की ही पाई जाती है। और क्वाटरनरी काल में अपने यहाँ जो जलोढ़ मैदान है, यानी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है मुख्यतः, और नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र में आज भी जो लावा जो जलोढ़ का निक्षेप हो रहा है वो सब का सब जो है इसी समय का है। तो एक संरचना में आप लोग बताइए सबसे नया कौन सा हो गया? क्वाटरनरी तो नया है, लेकिन संरचना कौन सा आया है? मैदानी क्षेत्र हो गया। अगर आपसे पूछेगी आयोग, जैसे मैदान आप लोग पढ़िएगा प्राकृतिक भाग में, तो 4 भाग में पढ़ाएंगे, भाभर है ना, तराई, बांगर और खादर। अब आप लोग बताइए हिमालय नया है या ये चारों नया है? भाभर नया है, ये चारों नया हो गया, यही सब चुनना रहेगा, बहुत आसान हो गया। जैसे देखिए अब इसमें रहेगा कि अरावली नया है या प्रायद्वीपीय भारत का लावा उद्गार नया है? नहीं, नया है, नया है तो, और पुराना सबसे अरावली है, तो यही सब है। अब जैसे विंध्यन क्रम का जो भी पर्वत हो गया विंध्य श्रेणी, तो विंध्य श्रेणी अरावली से क्या हो गया, नया हो गया, लेकिन हिमालय से पुराना हो गया। अब इसी को आपको एडजस्ट कर देना रहेगा, ठीक है ना। एक सवाल आया है, आप लोग देखिएगा, तो छोटा नागपुर का है, बहुत आसान सवाल है, देखिए तो सही क्वेश्चन बैंक में। सिर्फ वो पूछा है कि छोटा नागपुर के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको समझा दे बारी बारी से, या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। कितने मिनट में खत्म हो गया? कितने मिनट में खत्म हो गया? 10 मिनट। अब आप हमें बताइए कुडप्पा जगह कहाँ पे है? बस टिपिकल सवाल अब क्या आएगा, कुडप्पा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। एक सवाल और पूछा जाएगा कि भारत में सोना हो गया या मैग्नीज हो गया, ये सब किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? मुख्यतः धारवाड़ चट्टान में पाया जाएगा। धारवाड़ में, क्योंकि धारवाड़ जो चट्टान है वो धात्विक खनिजों के लिए बहुत फेमस है, धात्विक। और जो आप लोग कुडप्पा और विंध्यन पढ़ रहे थे वो क्या हो गया, अधात्विक हो गया। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब अधात्विक है। तो कुडप्पा और विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, कुडप्पा प्लस विंध्यन, ये अधात्विक है, अधात्विक क्रम की चट्टानें हैं। जैसे डोलोमाइट, सॉरी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम, ये याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो कोयला है वो किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना, बेसिकली गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में जो गोंडवाना है वो कोयले के लिए जाना जाता है। उसके बाद 2% जो कोयला है वो टर्सरी में मिलता है, 2% जो कोयला है वो टर्सरी क्रम में मिलता है। लेकिन टर्सरी काल बेसिकली हिमालय के लिए जाना जाता है, हिमालय का निर्माण हुआ, प्लस 2% जो कोयला हो गया। अब हिमालय का निर्माण हुआ होगा तो उसमें जितना भी वनस्पति आसपास में होगा वो दबा होगा, तो कोयला है। और चूंकि हिमालय नवीन संरचना है तो कोयला में क्या है, नमी वगैरह होगा, राख वगैरह होगा, इस कारण से वो निम्न कोटि का कोयला है। तो गोंडवाना कोयला 98% है और ये उच्च कोटि का कोयला है। ज्यादातर कोयला किस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस कोयला है ये। और टर्सरी वाला जो है वो लिग्नाइट कोयला है या पीट कोयला कह लीजिए।
निम्न कोटि का कोयला हो गया, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल उठाएगी जैसे छोटा नागपुर का पठार। अब आप लोग इमेजिन कीजिए क्या क्या सवाल हो सकता है। नहीं, छोटा नागपुर नहीं, दामोदर घाटी रहेगी तब कोयला। लेकिन अगर छोटा नागपुर हो गया तो फिर उसमें खनिज हो जाएगा। खनिज जैसे सिंहभूम में क्या मिल रहा है, लोहा मिल रहा है ना। तो लोहा हो गया, मैग्नीज, जितना भी धात्विक रहे। जैसे अब राजस्थान का खेतड़ी हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, तांबा के लिए विशेषकर हो गया, जस्ता के लिए हो गया, सीसा के लिए हो गया। जितना भी खनिज रहेगा आप लोग ध्यान रखिएगा, यही सब है। तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछेगी आयोग तो बना दीजिएगा। हाँ, अब इसमें ये रहेगा कौन नया है कौन पुराना है, तो आप लोग इसको ऐसे ही क्रम सजा दीजिएगा। ठीक है, ये क्रम। अब दक्कन ट्रैप पे कुछ सवाल पूछा जा सकता है। दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, कौन सा है? आग्नेय चट्टान। क्यों? क्योंकि इसमें बैसाल्ट चट्टान है ना। और बैसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान ही है। और ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है, आग्नेय ही है। तो बैसाल्टिक लावा के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दक्कन ट्रैप कहने का मतलब क्या हो गया कि जब लावा का उद्गार हुआ है तो ये उद्गार सीढ़ी नुमा हो गया है, सीढ़ी नुमा। अब ये भारत का पश्चिमी भाग हो गया और ये वाला पूर्वी भाग हो गया। अब लावा का, मैग्मा का गहराई किधर होगा, पश्चिम में। पश्चिम में लावा ज्यादा गहरा है और पूरब में कम गहरा है ना। ये भी याद रखिएगा। 2000 मीटर मोटा मोटी माना गया है कि लावा की गहराई है। यहां से सवाल आ सकता है। अब देखिए इसे क्वाटनरी संरचना हो गया। अब इसको हम बिहार में भी अभी देखेंगे। बिहार का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो इसी क्रम की संरचना से निर्मित है ना। लेकिन कश्मीर का जो करेवा है, करेवा, कोई बताइए कि कब का है ये करेवा किस लिए जाना जाता है? केसर की खेती के लिए, है ना, केसर के लिए बहुत जाना जाता है। तो करेवा कब बना है, ध्यान रखिएगा। जो करेवा है वो टर्सरी के लास्ट में, इसका एग्जैक्ट जो है वो प्लीस्टोसीन काल का संरचना है। प्लीस्टोसीन इस काल का संरचना है, यानी कि शिवालिक प्लीस्टोसीन काल के ऊपरी भाग में, ऊपरी समय में बन गया था। और बांगर मिट्टी प्लीस्टोसीन काल के अंतिम समय में बनना था। तो ये भी आप लोग याद रखिए, करेवा पर सवाल आ सकता है। करेवा जो है किस काल की संरचना है, तो करेवा प्लीस्टोसीन काल की संरचना है। वो सब आप लोग याद करके रखे हैं, यूरोपियन स्केल वाला। किसी को याद है यूरोपियन स्केल? नहीं याद होता है। देखिए जैसे सबसे पहले था क्या, यूरोपियन स्केल, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन पहले हो गया, ओडोविसियन, सिल्यूरियन। हालांकि ये आपको आएगा नहीं, ये सब आज तक कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन कुछ आ सकता है हिमालय वाला, डिवोनियन, कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन। उसके बाद पर्मियन, उसके बाद कार्बनीफेरस, कार्बनीफेरस। तब 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, क्रिटेशियस है ना, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। उसके बाद इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, और उसके बाद प्लेस्टोसिन और होलोसिन। यही सब है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें प्री कैम्ब्रियन जो था पहले वाला था, प्री कैम्ब्रियन। अब अरावली आ गया प्री कैम्ब्रियन के समय, और उसके बाद इसका भारत से सीधा कोई संबंध ही नहीं है।
कार्बनीफेरस काल का संबंध है भारत से, उसके बाद जुरासिक का संबंध है, क्रिटेसिस का भी संबंध है। कल जुरासिक का बताए थे, कल कार्बनीफेरस का भी बताए थे, है ना। क्रिटेसिस काल का किससे संबंध है? यही दक्कन ट्रैप लावा कब बना है? तो यूरोपियन स्केल पे क्रिटेसिस काल में बना हुआ है। और उसके बाद जो है इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, और उसके बाद प्लायोसिन, तब प्लिस्टोसिन है, और तब होलोसिन है। और होलोसिन काल जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख साल पुराना है, 10 लाख साल पुराना है। और ये लगभग 70 लाख साल पुराना है। तभी तो कहते हैं कि हिमालय जो है वो कितना पुराना है? तो वो 70 लाख साल पुराना है। सॉरी 70 लाख नहीं, 7 मिलियन। 7 मिलियन कितना हो गया? 70 लाख हो गया, ठीक है। नहीं 70 मिलियन हो गया, 7 करोड़, 70 मिलियन, 70 मिलियन। और ये हो गया 10 मिलियन, लाख नहीं, 10 मिलियन। इन सबको ना हम लोग मिलियन में काउंट करते हैं, लाखों में नहीं करते हैं। जैसे 4.6 बिलियन के बाद सीधे कितने में उतरते हैं? 640 मिलियन ईयर में। तो जब भी काउंट होगा इसमें मिलियन, और मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 लाख इसमें ऐड है। अब समझिए कितना पुराना हो गया। नहीं हुआ? जैसे मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन के पास गए, वो चट्टान हाथ में उठा लिए, तो कितना साल पुराना होगा वो? आप बताइए सोच करके। अगर हम कह दें कि वो चट्टान हो गया, जनरली तो वहां क्वार्टजाइट मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कह दें कि मान लीजिए आप लोग बलुए पत्थर उठा लिए, या लाल किला गए हैं लाल पत्थर ही उठा लिए, कितना पुराना हो गया वो आपके सोचने से बाहर चला गया, है ना। अरावली देखने चले गए हैं, उसका चट्टान उठा लीजिए, कितना पुराना हो गया, समझ लिए कितना साल पुराना हो गया, है ना। और हम लोग 100 साल वाला पुराना चीज पे देखें बहुत म्यूजियम में खुश हो जाते हैं, नहीं कि 100 साल पुराना मूर्ति है, जबकि उसका चट्टान बहुत पुराना होगा। अगर कोई मूर्ति बनी है, किसी भी मान लीजिए कोई मूर्ति ही है और बैसाल्ट चट्टान का बना हुआ है, तो हो सकता है कि मूर्ति कितना 200 साल पुराना हो, लेकिन वो चट्टान बहुत पुराना हो सकता है। तो अब आप लोग समझ गए कि लाल किला क्यों टिका हुआ है इतने समय से। क्यों टिका हुआ है? पत्थर का बना हुआ, इसीलिए टिका हुआ है। उतना आयु सीमेंट का नहीं होता, ये सब ढह जाएगा 100 साल 200 साल के बाद ढह जाएगा। लाल किला नहीं ढह, क्योंकि पत्थर को ही पाट दिया गया है। कभी आप जाइएगा देखिएगा तो एक पत्थर के ऊपर ही पत्थर रखा हुआ है, इसी कारण से वो जल्दी नष्ट नहीं होगा। राम मंदिर भी इसी से बना है, लेकिन वो टपक रहा था उसका छत बारिश में। पहले के लोग ऑनेस्ट होते थे, वो अच्छा बनाए होंगे, हम तो राम मंदिर देखे नहीं हैं। अब देखिएगा संरचना को समझेंगे आप। पूरा का पूरा ये आपको सबसे पहले हल्का पीला वाला दिख रहा है, ये क्या है? रिसेंट एंड प्लिस्टोसिन। यानी कि ये जो एलुवियम दिख रहा है, यानी कि जो जलोढ़ दिख रहा है, ये सबसे नया हो गया। अब आप लोग समझ सकते हैं क्या है ये? क्या हो गया? ब्रह्मपुत्रा घाटी हो गया। ब्रह्मपुत्रा घाटी में कौन सा चट्टान मिलेगा? नया। अब यहां से आप लोग जो भी नदी है इमेजिन कर लिए, चाहे महानदी, चाहे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, देखिए हर डेल्टा में क्या मिल रहा है? जलोढ़ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आयोग आपसे पूछेगी नर्मदा ताप्ती ही क्यों ना हो, समझ गए। तो अगर आपसे आयोग पूछेगी कि नदियों की घाटियों में, नदियों की घाटियों में किस प्रकार की संरचना मिलती है, तो जलोढ़, जलोढ़ को याद रखेंगे आप, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें लिखा है टर्शियरी, और टर्शियरी कहने का मतलब जितना भी हिमालयन रीजन आपको दिखाई देगा मैक्सिमम वो सब टर्शियरी क्रम का है। उसके बाद ये दक्कन ट्रैप, दक्कन आपको दिख रहा है। आप में से कोई एक बताइए कि यहाँ पे कौन सा पठार है? कोई और बताइए। महादेव पठार नहीं है, पहाड़ी है, हैं? नहीं मालवा ही है। अच्छा जवाब आया था, लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंस नहीं रखे थे। तो मालवा का पठार यहीं पे है।
और क्या विशेषता है दक्कन ट्रैप में और मालवा में? ये दोनों जगह काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि उस पठार पठार का नाम बताइए जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। मालवा, मालवा को याद रखिएगा। मालवा जो है, अरावली आपको ये दिख रहा है, अरावली के जस्ट पूरब में कौन सा पठार हो गया? ये मेवाड़ का पठार हो गया। और पश्चिमी एमपी में मालवा का पठार, मतलब पश्चिमी एमपी हो गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, ये मालवा रीजन है। और मालवा का पठार जो है वो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है क्या है? सोया। कपास तो होगा ही चूंकि काली मिट्टी है, प्लस मूंगफली भी हो जाएगा, मूंगफली। लेकिन बेसिकली ये जो भारत का क्षेत्र है वो सोया क्षेत्र है। वो पठार जो सोयाबीन के लिए जाना जाता है, मालवा का पठार। याद कर लीजिएगा, सवाल आया भी नहीं है इस पे। आजकल तो सोयाबीन से लोग सब कुछ बना ले रहे हैं, दूध पनीर सब बन जा रहा है ना। मोमोज में भी सोयाबीन ही डाल दिया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो खैर, ये देखिए अलग अलग हो गया। आर्कियन सबसे पुराना वाला चट्टान हो गया, अरावली दिख रहा होगा, प्लस प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा होगा, प्लस आपको ये वाला कौन सा रीजन हो गया? मेघालय का, वहां दिख रहा होगा। उसके बाद धारवाड़, धारवाड़ नाम ही है कर्नाटक का, लेकिन धारवाड़ मिल रहा है कहाँ पे? छोटा नागपुर में भी। और जितना भी जो मुख्य मुख्य, जैसे सेवरोई की पहाड़ी है, धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। अरावली, आर्कियन, धारवाड़ दोनों पाया जाता है ना, उसको याद रखिएगा। उसके बाद कुडप्पा और विंध्यन। तो कुडप्पा विंध्यन बेसिकली याद रखिएगा, गुजरात से लेकर के बिहार तक का ये जो रीजन है, ये कुडप्पा और विंध्यन के लिए जाना जाता है। लेकिन छिटपुट रूप में चूंकि आंध्र प्रदेश से ही नाम निकला है, क्या? कुडप्पा। आंध्र प्रदेश में ही सबसे पहले इस चट्टान का पता चला था, तो कुछ छिटपुट रूप में भी इधर भी पाया जाता है। लेकिन जो मेन रीजन हो गया वो गुजरात से लेकर के बिहार तक पूरा का पूरा विंध्यन रेंज हो गया। विंध्य श्रेणी जो है वो कुडप्पा विंध्यन के लिए जानी जाती है। अब अपना बिहार को समझ लीजिएगा। अब आप इस बिहार को देखिएगा, हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? हम लोग यहाँ पे होंगे सेंटर में, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान किस भाग में पाया जाता है? सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? जो गया वाला मैप में थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट में कर दिया है, आप इसको औरंगाबाद तक ही सीमित रखेंगे। जब सोन नदी आ जाता है ना, तो सोन नदी के उस पार का जो संरचना है वो चला जाता है विंध्यन वाला। इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो इसको आप मान लीजिए ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र यही वाला है। और सोन नदी का जो पूर्वी इलाका हो गया, जैसे मान लीजिए औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा, जमुई सब इलाका हो गया, तो ये सब का सब जो रीजन है वो सबसे पुराना वाला है। तो ये कौन सा चट्टान हो गया यहाँ पे? हाँ, आर्कियन और धारवाड़ दोनों यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आर्कियन धारवाड़ कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे प्राचीन चट्टान हो गया आर्कियन, वो उसका बेस रॉक हो गया। अब इस चट्टान का ऊपरी भाग टूटा फूटा पर्दन हुआ जमा हो गया, तो ये क्या हो गया? धारवाड़ हो गया, धारवाड़ हो गया। लेकिन इसका जो प्राइमरी रॉक है, जो जो जिसको हम लोग पैरेंट रॉक कहते हैं, जनक चट्टान, वो आर्कियन ही है। तो बिहार के दक्षिणी भाग में सबसे प्राचीन चट्टान पाई जाएगी। अब उसमें जिला आप लोग अपने से डाल दीजिएगा। क्या ऐसा तो नहीं कि आप लोग पश्चिमी चंपारण कर देंगे सबसे पुराना में, किशनगंज, कटिहार, वैसा मत कीजिएगा। बेसिकली आपसे गया का ही पूछेगी आयोग, नहीं तो नवादा या फिर जमुई का पूछ सकती है, ठीक है ना। सोना कहाँ मिला है? जमुई में ही मिला है ना। तो आप समझिए क्यों क्यों मिला होगा, क्योंकि चट्टान ही वहां पे कौन सा है? धारवाड़ है। हाँ, अब देखिए उसके बाद फिर हम लोग इसको देखते हैं। ये जो रीजन हो गया, अच्छा खैर ये हैंग हो गया है। तो ये हो गया विंध्यन रीजन। क्या हो गया? मक्खी के कारण ऐसा हो गया? अच्छा, मक्खी बैठ जाएगी, इतना सेंसिटिव है ये ना। तो ये वाला जो रीजन हो गया, ये हो गया विंध्यन रीजन। और विंध्यन रीजन में कौन कौन सा जिला आ गया? दो जिला, कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास। तो यहाँ पे कौन सा चट्टान मिल गया? विंध्य क्रम की चट्टान। बेसिकली क्या मिलेगा? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, है ना। और चूना पत्थर के कारण इस भाग में कौन सा उद्योग विकसित हुआ है? सीमेंट का। अब बलुआ पत्थर जो है वो भारी होगा कि हल्का होगा? हल्का होगा।
और कोई, चट्टान कहने का मतलब भारी ही समझिएगा, समझ गए। इस कारण से क्या होगा कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो इधर नहीं लग सकता है, ठीक है। आप लोग अधिकारी बन जाइएगा तो ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो समस्तीपुर में लगा दिया जाए, नहीं तो मालूम चले कि सब इंडस्ट्री घाटा में चला जाएगा, ठीक है ना। परिवहन लागत बढ़ जाएगा, हाँ लागत बढ़ जाएगा तो फिर उसका प्रोडक्ट ही महंगा आ जाएगा। तो ये 2 सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको 2 और दिख रहा होगा, यही वाला सेम यहाँ पे है, समान है, लेकिन ये बीच में क्या है, टर्शियरी है। तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है, सोमेश्वर है। सोमेश्वर, और सोमेश्वर किसका भाग है, शिवालिक का ही भाग है ना, शिवालिक का ही तो भाग है। और शिवालिक कहने का मतलब हिमालय में आ गया। हिमालय की 3 श्रृंखला, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, और हिमालय की 3 श्रृंखला में इसका जो लोकल नाम है यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है। तो सोमेश्वर में टर्शियरी क्रम की चट्टान पाई जाएगी, टर्शियरी रॉक्स है। तो बिहार में किस जगह पे टर्शियरी चट्टान पाया जाता है, सिर्फ एक ही जगह होगा, है ना, पश्चिमी चंपारण। इसमें तो पूर्वी चंपारण में भी लगता कर दिया है, नहीं ना, ठीक है ना इसका मैप, हाँ ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि बिहार का एकमात्र जिला जहां पे टर्शियरी क्रम की चट्टान पाई जा रही है, वेस्ट चंपारण, है ना। और उसके बाद जो बच गया वो क्वाटनरी हो गया, एकदम नया हो गया। जैसे ये नदी आ गई, कौन सी नदी, नहीं गंगा कैसे है, ये घाघरा हो गया ना, ऐसे आएगी तो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी हो गया। ये यहाँ पे सीमा बन रहा है घाघरा नदी का, ये हो गया यहाँ पे गंडक नदी का। उसके बाद जितना भी नदी लगा दीजिए, बूढ़ी गंडक से लेकर के यहाँ तक महानंदा तक, और इधर में सोन से लेकर के चंदन नदी तक, या करमनासा से चंदन नदी तक, इन सब नदियों की घाटियों में क्या मिलेगा, जलोढ़। अब जलोढ़ की मात्रा उत्तर की नदी में ज्यादा रहेगा या दक्षिण वाली में, उत्तर की सारी नदियों में जलोढ़ की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि वो हिमालयन क्षेत्र से आ रही है, और इस कारण से उसमें जलोढ़ या गाद की मात्रा ज्यादा रहेगा। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये मैदान जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा, यानी कि खादर वाला इलाका होगा। क्या होगा, खादर, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा लाया गया मलबा यहाँ पे बिछ जा रहा है। और इधर से सोन नदी है, करमनासा नदी है, ये सब कौन सी नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी। अब इसमें जलोढ़ की कमी रहती है, कमी रहती है ना, तो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से खादर का विस्तार कम होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये भी अंतर है। अब खादर और एक मिट्टी आ गया बांगर, तो बांगर भी वही है, बांगर भी खादर ही है, लेकिन बांगर पुराना मिट्टी, यानी कि पुराना जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं। और यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो जो मलबा है या गाद है वो बिछ ही नहीं पा रहा है। इस कारण से बांगर जो है वो बाढ़ मुक्त क्षेत्र हो गया, पुराना जलोढ़ हो गया, खादर बाढ़ युक्त हो गया और नया जलोढ़ क्षेत्र हो गया, है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा नया है, कौन कौन सा पुराना है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसी में से तो सवाल पूछा गया था पिछली बार ही, एक और सवाल था यहीं से कि बिहार में आर्कियन क्रम की चट्टानें किस भाग में पाई जाती हैं, तो दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। तो ये भारत की संरचना हो गया। अब आप लोग सब एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आर्कियन समूह की चट्टान सब आपको क्लियर हो गया, फटाफट देख लीजिएगा। आर्कियन समूह की चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोर्ड में समस्या है थोड़ा लगता है। हाँ अब देखिए, आर्कियन के बाद क्या था, धारवाड़ था। तो धारवाड़ में जीवाश्म नहीं है, अरावली पर्वत और आर्थिक दृष्टिकोण से, क्यों, आर्थिक का मतलब क्या हो गया, जो भी खनिज है, जितना भी खनिज आप लोग देख लीजिएगा, तांबा हो गया, लोहा हो गया, है ना। कुडप्पा वाले में भी कुछ नहीं है। और कुडप्पा नाम लिया गया है आंध्र प्रदेश से, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एर्बेस्टस, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सब ये पाया जाता है।
और कुडप्पा में सोना का प्रमाण जो मिला है वो कुडप्पा में ही मिला है। पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश की वजह से आपको याद रहेगा, है ना। कुछ श्रेणी का नाम है, कृष्णा, पापघनी, नल्लामलाई, चियार वगैरह जितना भी है ये सब कुडप्पा का ही है। विंध्य क्रम की जो चट्टान है वो गुजरात से लेकर के बिहार तक फैला है। बेसिकली देखिएगा तो सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिलना शुरू हो जाता है। ये सब चट्टान जो है वो विंध्य क्रम में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम में कोयला है, दामोदर महानदी हो गया, सोन नदी घाटी हो गया, ये सब याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से पूरा का पूरा क्षेत्र हो गया दक्कन ट्रैप का ही, बेसिकली महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावे दक्षिण पूर्वी गुजरात, उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, है ना। ये सब याद रखिएगा। टर्शियरी क्रम की चट्टान हिमालयन रीजन याद रखेंगे आप लोग। क्वाटनरी जितना भी नदी घाटी का जितना भी क्षेत्र हो गया सब क्वाटनरी हो गया, चाहे गंगा हो चाहे कावेरी हो। तो ये रहा आपका संरचना। अब जाते हैं भारत के प्राकृतिक विभाग में। तो प्राकृतिक विभाग का मतलब हो गया उच्चावच, यानी कि जो ऊंचाई और निचाई वाला निचला इलाका है, घाटी वाला इलाका है। तो भारत के क्षेत्र पे क्या क्या है? पर्वत है, पठार है, पहाड़ भी है, मैदान भी है ना। उसके बाद तटवर्ती मैदान भी है ना। उसके बाद द्वीप समूह, ये सब भी है। तो पर्वत, पठार, मैदान मुख्य रूप से ये सब आता है, इसको याद रखिएगा। ये सब पहले बता भी चुके हैं। अब मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि 6 भागों में जो बांटा गया है वो कल भी इस पे चर्चा हुआ था। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब आप लोग एक बार इमेजिन कीजिएगा इसमें क्या क्या आ सकता है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला अगर हम कहते हैं तो क्या क्या आ रहा है? नहीं, क्रम से बताइए। पहला हो गया, अगर हिमालय बोलते हैं तो महान, लघु और शिवालिक, 3 आ गया ये। उसके बाद अगर हम ट्रांस हिमालय कहते हैं तो उसमें कितना आ गया? 4 आ गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आ गया। और अगर उत्तर पूर्वी पर्वतमाला कहते हैं तो क्या आ जाएगा? हाँ, हिमालय का लेकिन पहाड़ी के रूप में वो आता है, ठीक है। छोटी छोटी जो पहाड़ी है, क्या क्या हो सकता है? पटकाई बुम हो गया, मिसमी हो गया, मिजो की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, ये सब चलाता है। तो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला आता है, वो है हिमालय का ही पार्ट। लेकिन चूंकि एक बार महान, लघु, शिवालिक कह देने के बाद फिर उसका नाम ही नहीं चर्चा होगा, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी पहाड़ी या पर्वतमाला। अब उत्तर भारत का मैदान कहने का तात्पर्य क्या हो गया? 3 मुख्य नदी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से बना मैदान, है ना। तो उत्तरी भारत के मैदान में ब्रह्मपुत्र आएगा कि नहीं? आ ही रहा है, ठीक है। वो अब प्रायद्वीपीय पठार कहने का मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा प्रायद्वीप, पूरा का पूरा प्रायद्वीप। कहां तक? गुजरात से लेकर के मेघालय तक, मेघालय तक और विंध्य के दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है ना। विंध्य पर्वत को याद रखिएगा, विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। पूछेगी आयोग कि कौन सा पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो प्रायद्वीपीय पठार में पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र आ जाएगा, और इस पर पर्वत भी है और इस पर पठार भी है। कौन कौन सा पर्वत है इस पे? और हाँ, क्या अरावली भी है? अरावली तो है। अरावली देखिए, प्रायद्वीपीय पठार अगर कहते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा अरावली का ही, अरावली, ठीक है। राजस्थान मरुस्थल के गर्भ तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो अरावली को भी याद रखिएगा। उसके बाद सतपुड़ा को भी याद रखिएगा, सतपुड़ा। उसके बाद विंध्य श्रेणी हो गया, और उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये मुख्य रूप से 5 पहाड़ी है। इसके अलावा अजंता, सतमाला, ये सब छोटी छोटी छोटा छोटा पर्वत है। और पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु ही नीलगिरी कहलाता है, वो कोई अलग नहीं है। इसी का अगला भाग नीलगिरी कहलाया, और उसके साउथ में फिर वही क्या कहलाया? अन्नामलाई, ठीक है। और उसके दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ी हो गया। पठार बता सकते हैं आप लोग?
मालवा और, हाँ सबसे पहले मेवाड़ याद रखेंगे, अरावली के पूरब में है मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, उसके बाद शिलोंग या मेघालय, ठीक है मेघालय लिख देते हैं। वैसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है मेघालय। और कौन सा हो सकता है, दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, दक्कन, दक्कन पठार है ना, दक्कन पठार। और तेलंगाना का पठार कितना हो गया, 3 4 7 3 10, टोटल 10 पठार आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस 10 में भी याद रखिएगा मालवा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दक्कन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, छोटा नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, और उसके बाद बाकी सब छिटपुट रूप में है? हम बता रहे हैं जैसे बघेलखंड कहते हैं तो यूपी और एमपी वाला जो रीजन हो गया, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। जैसे भारत का अगर हम मैप बनाएंगे तो अरावली हो गया, यहाँ मेवाड़ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मालवा, और यहाँ पे हो गया बुंदेलखंड। फिर इसके पूरब जाइए छत्तीसगढ़ में तो वो हो जाता है बघेलखंड, है ना, तब ध्यान रखिएगा। और दक्षिण पूर्वी इलाके में जाइएगा तो दंडकारण्य आएगा, और उसमें उड़ीसा भी कवर करेगा, उड़ीसा, ठीक है। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, दंडकारण्य हो गया, छोटा नागपुर झारखंड में हो गया, है ना, कर्नाटक का नाम से कर्नाटक में हो गया, ये मेनली महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद तेलंगाना नाम से ही स्पष्ट है, तेलंगाना में हो गया, मेघालय नाम से स्पष्ट है। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक। 10 पठार याद हो गया, लास्ट में सही पढ़ाया जा सकता है, और कोई मेरे पास उपाय नहीं है कि हम सब एक एक ठो दिखा दिखा करें। देखते रहिएगा ये वाला स्क्रीन, और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हिमालय में 3 पार्ट हो गया, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अब आप लोग महान हिमालय को इमेजिन कीजिएगा, इसमें क्या कुछ फैक्ट आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के एंगल से। तो सबसे पहले याद रखिएगा महान हिमालय, ये हिमालय का सबसे नया भाग हो गया, सबसे पुराना भाग हो गया, सबसे पुराना हो गया। महान हिमालय सबसे पुराना हो गया हिमालय में, हिमालय में सबसे पुराना, यानी कि सबसे पहले बना महान हिमालय। अब जब महान हिमालय बना तो दूसरा जो उत्थान हुआ वो किस में हुआ, मध्य हिमालय में हुआ, मध्य हिमालय में हुआ। और तीसरा उत्थान शिवालिक में हुआ। जैसे आपको बता रहे थे इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो इयोसिन काल में उत्थान तो हुआ था, लेकिन ओलिगोसिन काल में महान हिमालय का निर्माण हो गया था। मायोसिन काल में मध्य हिमालय, और प्लायोसिन काल के अंतिम में शिवालिक का उद्भार हुआ था, और प्लिस्टोसिन काल के आरंभिक अवस्था में शिवालिक अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर गया था। तो ये महान हिमालय का याद रखेंगे। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हो गया। महान हिमालय में विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जैसे एवरेस्ट हो गया, जैसे कंचनजंगा हो गया, और नंदा देवी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, है ना। तो ये सब 10 है। हाँ, नमचा पर्वत को भी याद रख लीजिएगा। तो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है, ये हिमालय में ही पाई जाती है। धौलागिरी का भी नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मकालू का नाम याद कर लीजिएगा, ये सब 10 में आता है। तो महान हिमालय में 10 ऊंची चोटी पाई जाती है। महान हिमालय के 3 मुख्य जो हिमनद था, मिलाम, गंगोत्री और जेमू, ये कल भी बताए थे। तो तीनों मुख्य हिमनद के भी नाम को भी आप याद रखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा कि इसमें चट्टान कैसा पाया जाएगा, तो हिमालय के बाहरी भाग में कौन सा चट्टान है, अवसादी, और आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टान। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आ गया। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्थल खंड है जिसको हम लोग कहते हैं टेथिस, है ना, टेथिस सागर।
और टेथी सागर के उत्तर में क्या कौन सा प्लेट था? यूरेशियन प्लेट था, है ना। और दक्षिण में क्या था? इंडियन प्लेट था, ठीक है। इसी को चाहे आप अंगारा गोंडवाना कह लीजिएगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो टेथी सागर में क्या हुआ? उत्तर से मलबा और दक्षिण से मलबा भरा। आप लोग गौर कीजिएगा अच्छे से। तो ठीक है, ये आपको एक बेसिन के रूप में दिख रहा है, और यहीं से क्या टेथी सागर के मलबा में मोड़ पड़ा। अब इसी को आप उभार दीजिएगा, तो लेकिन इसके और बेस में तो वही चट्टान रहेगा ना, पुराना वाला ही रहेगा ना, जो धरती बनी थी, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है। बात को समझ गए? अब ये जब इधर से दबाव पड़ा, इधर से दबाव पड़ा, और जब मोड़ पड़ के हुआ, तो ऊपरी भाग में तो रहेगा वही चट्टान जो यहाँ पे जमा है, लेकिन इसके हिमालय के आंतरिक भाग में ये सब चट्टान आ जाएगा, जो उसका पैरेंट रॉक था, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि जो हिमालय है उसके बाहरी भाग में अवसादी चट्टान पाई जाती है, लेकिन उसके आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है। समझ गए? तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट हिमालय के गर्भ में या आंतरिक भाग में पाया जाता है। तो ये महान हिमालय का आप लोग याद रखिएगा। महान हिमालय बना और उसके बाद इसी का मलबा आगे भी ठीक वैसे ही सब प्रोसेस वैसे ही रहा था। महान हिमालय बना तो बनने के बाद यहाँ पे एक बेसिन का निर्माण हुआ, और बेसिन का निर्माण हुआ तो नदी जब उतरती थी तो यहाँ पे मलबा निक्षेप कर देती थी, तो दूसरा उत्थान में बन गया मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय को याद रखेंगे कि ये लगातार नहीं है, अविच्छिन्न नहीं है, बल्कि ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, है ना। तो 5 श्रेणियां आप लोग याद रखिएगा, 5 श्रेणी लिख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद शिवालिक टूटा फूटा है, अविच्छिन्न नहीं है, कहां से कहां तक है? पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है ना। तो ये शिवालिक को भी याद रखिएगा। अब रहा औसत ऊंचाई, तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई है लगभग 6100 मीटर, इसका 4500 मीटर, और शिवालिक का 1500 मीटर। तो ये औसत ऊंचाई को भी आप लोग याद रखेंगे। महान हिमालय बहुत कॉमन है, बहुत पूछा गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। 6100 मीटर ये हो गया, 4500 मीटर ये हो गया, और लगभग 1500 मीटर ये हो गया, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि किताब में बिटवीन में देता है 900 से 1500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर। तो आप लोग मैक्सिमम ऊंचाई को आप लोग याद रखेंगे। तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो इतना है। महान हिमालय का चौड़ाई 150 से लगभग 500 किलोमीटर तक है। तो महान हिमालय का चौड़ाई भी होता है, क्योंकि लघु हिमालय छिटपुट है तो चौड़ाई हम लोग नहीं देखते हैं, शिवालिक का भी नहीं देखते हैं। शिवालिक वैसे पश्चिम में 50 किलोमीटर माना जाता है, पूर्व में माना जाता है कि 15 किलोमीटर, जाते जाते इसका चौड़ाई हो जाता है, लेकिन चौड़ाई बेसिकली महान हिमालय का ही याद रखिएगा। हो गया क्लियर? अब देखिए, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटी है, जैसे कश्मीर। जैसे कश्मीर, अब जैसे सवाल पूछेगी आयोग आपसे कि कश्मीर किन 2 पर्वतों के बीच में है? पीर पंजाल और नहीं, महान हिमालय ना, महान हिमालय। तो महान हिमालय और पीर पंजाल कहने का मतलब क्या हो गया? महान हिमालय और मध्य हिमालय। पीर पंजाल इसी का ना पार्ट है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग तिब्बत इसी का पार्ट है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटी है, जैसे कश्मीर को आपको याद रखना है। और कश्मीर कहाँ पे है? इन दोनों के बीच में है, यही सवाल आ सकता है। तो हिमाद्री या महान हिमालय, महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में कश्मीर की घाटी स्थित है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यही सब चोटी है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब 10 याद रखिएगा आप लोग। और इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ नेपाल में है और कुछ इंडिया में है। तो नेपाल और इंडिया, अब जैसे आयोग आपसे पूछ सकते कि अन्नपूर्णा की जो चोटी है वो कहाँ पे है, तो भारत में है या नेपाल में है? तो उसमें क्या करेगी ना कि अन्नपूर्णा कर देगी और 3 राज्य का नाम दे देगी, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, और एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं पे भी ध्यान रखेंगे आप लोग,
नहीं तो अन्नपूर्णा ऐसा लगेगा ना कि हम लोग तो अन्नपूर्णा नाम से एकदम परिचित रहते हैं, कदम कदम पे यहाँ अन्नपूर्णा ब्रांड ही है, लेकिन अन्नपूर्णा जो है वो हिमालय की चोटी का नाम है और वो नेपाल में है। आटा इसी का ना बहुत बिकता है, तो ऐसा नहीं लगे कि भारत का ही है। ये कहाँ का है? नेपाल का है। नंदा देवी इंडिया का है और कामेत इंडिया का है। धौलागिरी नेपाल, लेकिन धौलाधर, धौलाधर इंडिया में है। आप लोग लिख लीजिएगा धौलागिरी नेपाल में है, जबकि धौलाधर, जबकि धौलाधर ये क्या है? मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। लेकिन धौलागिरी महान हिमालय का एक ऊंची चोटी है। तो ये भी अंतर समझिएगा। अगर आपसे पूछेगी कि धौलागिरी किसका हिस्सा है, तो महान हिमालय का है, और धौलाधर मध्य हिमालय का है। जहां आयोग आपसे फंसाना चाहेगा, आप लोग ध्यान रखिए, कम से कम इंडिया वाला भी याद रखिएगा। ऊंचाई जो है वो पूछा जा सकता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो कंचनजंगा तो आपको याद रहेगा, और उसके बाद नंगा पर्वत है, और उसके बाद नंदा देवी, और तब कामेत है। तो ये 4 वैसी चोटी का नाम जरूर याद रखेंगे जब हिमालय का आपसे पूछा जा सकता है भारत के संदर्भ में। अभी तक सवाल ऐसा क्रिएट ही नहीं हुआ है। और ये एनसीईआरटी का डाटा है, जो स्क्रीनशॉट है वो एनसीईआरटी पुराना वाला, ओल्ड एनसीईआरटी का ही ये स्क्रीनशॉट है। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ है नहीं। लघु हिमालय पे सब सवाल बन जाएगा आप लोगों का। लघु हिमालय में कितना पार्ट हो गया? 5 भाग बता दिया आप लोगों को, उसको बस आप लोग याद रखिएगा, मेनली वही है। और लघु हिमालय का कुछ और है कि इस पे कुछ हिल स्टेशन भी है। लघु हिमालय पे कुछ हिल स्टेशन भी हैं, जैसे मसूरी, बहुत बढ़िया, शिमला हो गया, और ठीक है, उसके अलावा दार्जिलिंग हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ठीक है ना। तो सब का सब जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पे है? मध्य हिमालय पे ही है, महान हिमालय पे नहीं है। लेकिन अब आप बताएंगे कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पे है? पंचमढ़ी किस पे है, मतलब कौन से पर्वत पे है? और कोई एक और हिल स्टेशन आप लोग बताइएगा। हम बता रहे हैं पंचमढ़ी का भी। एक और है, अरावली पे स्थित है, अरावली पे है माउंट आबू, एक है माउंट आबू। और एक दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है, ऊटी, है ना, हाँ, ऊटक मंडलम। तो ये 3 याद रखिएगा। तो सतपुड़ा, महादेव और मैकाल 3 पर्वत पड़े होते हैं। तो महादेव पे क्या है? पंचमढ़ी है। तो केवल इसमें छांटना रहेगा, आपको समझ गए ना, छांटना रहेगा कि कौन मध्य हिमालय का नहीं है। तो मध्य हिमालय का नहीं, 3 ठो लिख लीजिएगा, पंचमढ़ी, माउंट आबू और ऊटी, ये हिमालय का नहीं है। बाकी जितना भी रहे, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, चकराता, मसूरी, सब का सब किस पे है? मध्य हिमालय पे ही है। तो अगर 3 याद रखिएगा तो बाकी सारा आपको आंख मूंद करके मध्य हिमालय पे कर देना है। तो बिहार से सबसे नजदीक हिल स्टेशन कौन सा हो गया जहां जाया जा सकता है? दार्जिलिंग। 300 रुपए का टिकट है सबसे मिनिमम, मैक्सिमम का तो कोई सीमा ही नहीं है। अब शिवालिक देखिएगा, शिवालिक सबसे अंतिम उठान में बनता है। औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, विस्तार पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। और शिवालिक याद रखिएगा, इसमें जो चट्टान है वो भी बलुआ पत्थर यानी कि अवसादी चट्टान ही है। शिवालिक का चट्टान पूछा जा सकता है कि इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में इसका जो रेंज है वो कौन सा है? सोमेश्वर है, सोमेश्वर है। तो सोमेश्वर में कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। मुख्यतः ध्यान रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? बलुआ पत्थर, ठीक है। तो बलुआ पत्थर ज्यादा कठोर होगा कि ग्रेनाइट ज्यादा कठोर होगा? ग्रेनाइट ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा पुराना है ना, और वो आग्नेय है। तो यही सब शिवालिक का विस्तार हो जाता है। फिर हम लोग मध्य का मैदान देखते हैं। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसमें 3 इंडिया में है, कौन सा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये कहाँ पे है?
चीन में है ना, तिब्बत वाले इलाके में है। तो 3 याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय का ये पार्ट हो जाता है। और उत्तर से दक्षिण भी यही है, जो सीरीज है वो भी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये मानचित्र में देखिएगा, मानचित्र में देखिए, सबसे पहला हो गया ए, ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश, इसको याद रखेंगे। ये सब एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, उसमें भी परतदार चट्टान ही है। पूर्वांचल की पहाड़ी में कोई विशेष नहीं है, केवल राज्य का नाम पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, मणिपुर में क्या है। उसको एक बार आप लोग एटलस से देख लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए, जैसे अरुणाचल में क्या है, डाफला हो गया, मिसमी दिख रहा होगा, पटकाई बुम, नागा, है ना, उसके बाद मणिपुर, तब मिजो, ये सब। और त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं। एमसीटी, एमबीटी और एचएफएफ, इसको याद रखिएगा कि हिमालय क्षेत्र में एमसीटी महान और लघु हिमालय, ऐसा बताया गया था कि जब दोनों हिमालय बना था तो बीच में एक दरार घाटी का भी निर्माण हो गया था, है ना। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु और शिवालिक के बीच में है, और उसके बाद शिवालिक के आगे जो है वो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। यानी कि और अगर हम तीन, मतलब ये शिवालिक बना दे, और ये हिमाद्री हो गया, ये हिमाचल हो गया, लघु हिमालय हो गया, है ना। तो एक दरार ये एमसीटी यहाँ पे हो गया, एमबीटी यहाँ पे हो गया, और एचएफएफ यहाँ पे हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये दरार का नाम आप लोग याद रखिएगा। प्रादेशिक वर्गीकरण में 4 पार्ट में सिडनी बुराड नाम के एक भूगोलवेता इसको बांटे थे, सिडनी बुराड। तो वो क्या किए, नदियों के आधार पर हिमालय का डिवीजन कर दिए थे। जैसे पंजाब हिमालय, तो सिंधु और सतलज के बीच में, सतलज और काली के बीच में कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम है। तो यही पूछा जाएगा। अब इसमें कौन लंबा ज्यादा है, नेपाल, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे पे पंजाब, और चौथे पे यही पूछा जा सकता है। इसको आप लोग लिखते रहिए, बल्कि ये सब लिख, यही सब सवाल बनता है। आया कहाँ है सवाल, हिमालय के सभी में सबसे ज्यादा विस्तृत कौन सा है, नेपाल है, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे पे पंजाब, चौथे पे कुमायूं। देखिए, सबसे ज्यादा विस्तृत कौन सा है, नेपाल, दूसरे पे असम, तीसरे पे पंजाब, चौथे पे कुमायूं, छोटा हो गया। अब आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा सबसे नया इलाका है। तो शिवालिक किसका जवाब आया, तो एग्जाम में गलत होगा। इसमें सबसे नया कौन सा हो गया, भाबर। वैसे क्वेश्चन आंसर कल कराते 100 क्वेश्चन, तो आपको ये बताइएगा कि हिमालय के आंतरिक भाग में किस चट्टान की प्रधानता है। आप लोग समझ गए, ठीक है। और बाहरी भाग में रहता तो बलुआ पत्थर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर हो गया, मध्य हिमालय का 4500 और शिवालिक का 1500 हो गया। भारत में स्थित महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, सिक्किम में है, ठीक है। महान हिमालय की, और यही रहता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तब लद्दाख आ जाता है। शायद वो सवाल है कि नहीं, ये पता नहीं। भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सब लोग फिर कंफ्यूज हो गए। वो मुस्कुरा रहे हैं पीछे, जो गाल पे हाथ रखे, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कल वाला सवाल में लोग फंस रहे हैं, ठीक है। तो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा है, 8611 हो गया, और ये 8598। लेकिन चूंकि सवाल पूछा गया है महान हिमालय का, और यही रहता कि भारत की, तब तो फिर वो K2 हो जाता। मिलाम ग्लेशियल का संबंध है काराकोरम से, कैलाश से, मध्य हिमालय से, या महान हिमालय से। अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। दर्रा आप लोगों का क्लियर है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा, ये सब क्लियर है, फिर ठीक है।
और तुजु दर्रा मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी महान हिमालय का भाग नहीं है? लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब। देखिए ये सवाल उनके लिए टफ हो जाएगा जो क्लास नहीं ज्वाइन किए होंगे। तो लद्दाख किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना। ट्रांस हिमालय में और कौन सा आ गया? काराकोरम, जास्कर और कैलाश। और इसमें आपको 3 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 2 और का नाम बताइए जो यहाँ पे नहीं है। मैसूर या मसूरी? मसूरी ना। और नागटिब्बा? नागटिब्बा तो यहाँ पे है ही। महाभारत नहीं है। महाभारत को याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। और इस महाभारत से बिहार की 3 नदियां वैसी निकलती हैं जिनका नाम फीमेल जैसा लगेगा, जैसे कमला, जैसे बागमती, जैसे महानंदा। ये तीनों नदियां हिमालय की किस श्रेणी से निकल रही है? महाभारत, यानी कि मध्य हिमालय से निकल कर करी। देखिएगा नाम सबका जैसा लगेगा ना कि फीमेल का नाम है ना। तो आप समझिए कि उसका नाम क्या है? महाभारत है। याद करने का तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर घाटी में स्थित है? दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून। घाटी में। देखिए मध्य हिमालय के दक्षिणी वाले इलाके में जो घाटी है उसको हम लोग दून कहते हैं, है ना। और इसी को पूरब में द्वार कहते हैं। तो देहरादून हो गया घाटी, और द्वार क्या मतलब हो गया? हरिद्वार। हरिद्वार है ना, तो हरिद्वार हो गया। तो पश्चिम वाला देहरादून हो गया। तो कौन सा शहर घाटी में स्थित है? तो देहरादून। बाकी सब, हालांकि नैनीताल भी हिल स्टेशन नहीं है, लेकिन ये घाटी में नहीं है। अल्मोड़ा हिल है और ये हिल स्टेशन है। हिमालय के उत्तरी भाग में हिमनदों का जमाव अधिक, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मंद ढाल होगा। ढाल, वर्षा कहाँ है? पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में तो वर्षा ही नहीं है। हिमालय के पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा है। तो मंद ढाल के कारण जितना भी जो जलवाष्प है वो बर्फ के रूप में जमा हो जाता है ना। आगे देखते हैं हम लोग मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान कहने का मतलब हो गया सिंधु या उसकी सहायक नदियों के द्वारा, गंगा या उसकी सहायक नदियों के द्वारा और ब्रह्मपुत्र या उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना मैदान। इस मैदान को हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। और मुख्यतः इसको हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं। कौन सा हो जाता है? पहला भाभर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। अब इस मैदान में ध्यान रखेंगे, सबसे जो मोटा कण हो गया भाबर का हो गया। बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा रहता है, इतना ज्यादा बड़ा रहता है कि उसमें नदी ही गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो भाबर में चट्टानी कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। तराई में उसकी तुलना में छोटा होता है। तराई में जो चट्टानी मलबा का जो कण है वो छोटा होता है। बांगर में थोड़ा और छोटा होता है। महीन कहिए और इसको बारीक कह दीजिए, एकदम एकदम बारीक हो जाता है। ये थोड़ा मोटा कर देंगे, है ना। तो जो चट्टानों का कण है वो इस प्रकार से है। सबसे मोटा भाबर में है, तराई में। तो बेसिकली चट्टानी टुकड़ों के आधार पे इसको हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो मध्यवर्ती मैदान तो है, और इस मैदान की जो संरचना है उस संरचना के आधार पे हम लोग इसको 4 भाग में बांटते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब देखिए यहाँ पे अगर चट्टानों का, भाबर के मैदान में जो चट्टानों का आकार रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। क्यों बड़ा रहेगा? क्योंकि नदी जब उतरती है तो तो इस कारण से अपने साथ बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा को बहा करके ले आती है, और ले आकर के फुटहिल पे, पर्वत पदीय क्षेत्र में वो जमा कर देगी। तो जमा कर देगी तो इस कारण वहां पे जो धरातल बनेगा वो कैसा बनेगा? बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों वाला बन जाता है। तो इस कारण से जो चट्टानी टुकड़े हैं वो हिमालय के फुटहिल में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक ये बह के फैल गया है। और उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो चट्टानी टुकड़ों का आकार कितना हो जाता है? छोटा हो जाता है। छोटा होना शुरू हो जाता है क्योंकि नदी की परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है, वेग भी कम हो जाता है, क्योंकि अब नदी क्या है? समतल में बहना शुरू हो जाएगी। तो तराई में जो है कणों का आकार छोटा हो जाता है। उसके बाद
जो बांगर है, तो बांगर में कण क्या है, और महीन हो जाएगा। तो बांगर में महीन कहने का मतलब क्या होगा कि नदी के साथ वही न बह के जाएगा जो नदी उसको बहा ले जाए, है ना। तो बहा के कौन जा सकता है, जिसका जो कण है वो बहुत बहुत छोटा हो, महीन हो, है ना। और खादर में एकदम ऐसा होगा जो पानी में घुल ही जाए, है ना। खादर में और छोटा कण होगा। तो इसी आधार पे हम लोग मध्यवर्ती मैदान को 4 भागों में बांट देते हैं। अब देखिए, भाभर का विस्तार कहाँ हो गया, हिमालय के फुटहिल में लगभग 7 से 10 किलोमीटर की दूरी में पश्चिम से पूरब तक इसका विस्तार है। समझ गए भाभर। उसके बाद भाभर के दक्षिण में तराई का विस्तार है, और इसमें चट्टानी टुकड़ों का जो आकार है वो भाभर की तुलना में छोटा होता है। यही कारण है कि यहाँ पे अगर नदी विलुप्त होती है तो यहाँ पे नदी निकल जाती है, बहने लगती है, ठीक है। तराई के दक्षिण में बांगर और खादर का विस्तार है, और ये वो मिट्टी का कण है जो नदी के साथ दूर तक बहाया जा सकता है। खादर को कहां तक बहाया जा सकता है, डेल्टा तक, नदी अपने एंड तक उसको बहा करके, क्योंकि वो पानी में लटकते रहता है। तो पानी में जब लटकते रहेगा, और ये लटकेगा नहीं, ये क्या है, नदी की तली पे लुढ़केगा। तो नदी की तली पे वहीं तक न लुढ़केगा जहां तक नदी उसको ढाल के अनुसार बहा ले जाए। लेकिन ये कण क्या है, ये कण जो है वो पानी में लटक रहा है, घुल रहा है, तो इसका तो रुकने का कोई सीमा ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि वो डेल्टा तक बहते चला जाएगा। यही कारण है कि जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पे भी खादर मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो मध्यवर्ती मैदान को हम लोग 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। अब आप लोग बताइए, सबसे उपजाऊ मिट्टी कहाँ मिलेगा, खादर में मिलेगा। सबसे बंजर कौन सा हो गया, भाबर। सबसे बंजर भाबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ही नहीं है, मिट्टी नहीं है। यहाँ पे क्या है, पत्थर का टुकड़ा है, बड़ा बड़ा मलबा है या शिलाखंड है यहाँ पे। तराई में क्या है कि तराई वाला क्षेत्र है, उसमें मिट्टी ला करके बिछा करके खेती किया जा रहा है। तराई क्षेत्र की मिट्टी को जो अनुपजाऊ था उसको क्या किया गया है, उपजाऊ में कन्वर्ट किया गया है। हाँ, तो दलदल का क्षेत्र तो मान लीजिए कि एक समय था जब विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसको और नए तरीके से मिट्टी डाल करके उपजाऊ बनाया गया है। और बांगर खादर के उपजाऊ का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। आप बताइएगा, इसमें गन्ना कहाँ होगा, बांगर में होगा। गन्ना जो है वो बांगर में होगा। क्यों, क्योंकि बांगर मिट्टी में चूना का छोटा छोटा कण भी मिलता है। बांगर में ध्यान रखिएगा, चूना का कण मिलना शुरू हो जाता है। इस कारण से बांगर मिट्टी में गन्ना की जो खेती है वो अच्छी होती है। चावल की खेती कहाँ होगा, तो धान होगा खादर में, धान गेहूं वगैरह सब खादर में ज्यादा होगा। और तराई तो अनुपजाऊ ही है, लेकिन बहुत जगह जो है इसको उपजाऊ बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। फॉरेस्ट सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो तराई रीजन में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिट्टी की भी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और यही कारण है कि जो तराई क्षेत्र है ना, तो तराई क्षेत्र में दलदल ज्यादा पाया जाता है। दल दल देखिए, इसको ऐसे समझिए, हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, एक सीमा तक क्या रहेगा, वनस्पति रहेगा, फॉरेस्ट एक सीमा तक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा टुकड़ा हो गया, मलबा हो गया, बड़ा बड़ा टुकड़ा हो गया। अब यहाँ पे तो कोई वनस्पति दिखाई ही नहीं देगा। आप लोग ऋषिकेश गए हैं, नहीं गए हैं, तो ऋषिकेश में ये दृश्य दिखता है। ऋषिकेश जब जाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि ऋषिकेश का मतलब होगा शिवालिक ही, तो यहाँ के ऊपर में आपको वनस्पति दिखाई देगा। लेकिन इधर में ना बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा है, लेकिन लगेगा कि वनस्पति का ही क्षेत्र है, लेकिन वैसा है नहीं है ना। और तराई में जाते के साथ फिर जो है छोटा छोटा जो झाड़ी नुमा है, झाड़ी नुमा, तो ये वनस्पति यहाँ दिखना शुरू हो जाता है। और तराई में दलदल के कारण यह जो क्षेत्र है वो मलेरिया वाला क्षेत्र कहा जाता है। अगर आपसे ये सवाल है कि इन चारों में कौन सा क्षेत्र जो है मलेरिया वाला क्षेत्र है, तो तराई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नदी गायब हो गई है, यहाँ पे पानी निकल गया है, और निकल गया है तो दलदल बन गया है, और दलदल जब बन गया है तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मच्छरों के से संक्रमित हो गया है। इस कारण से वहां पे मलेरिया। तो यहाँ पे जैसा भी सवाल पूछेगा आप लोग बना दीजिएगा, चाहे वो चट्टान रहे, उसकी उपयोगिता रहे, चाहे उसकी खेती का प्रकार रहे, बना दीजिएगा, ठीक है। कहाँ गायब हो रही है नदी, वो बताएंगे पीछे वाले। भाबर में गायब हो जाए, निकल कहाँ रही है, कि बांगर में, तराई में ना, ठीक है।
याद रखेंगे आप लोग। दिख रहा है ये सब, भाभर, तराई, और ये हो गया जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा यानी कि बांगर, और ये हो गया खादर, ये नदी है। खादर मतलब दूर वाला क्षेत्र हो गया, सॉरी। ये जो हो गया ये क्या है, खादर हो गया, और यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ये जो क्षेत्र हो गया वो या तो नीचा हो गया या तो इसी का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, वो ध्यान रखिएगा, खादर कहलाता है। बाकी नदी यहाँ पे गायब हो गई, यहाँ पे निकल जाती है, लय के नदी बह रही है। ये आपको ऋषिकेश में दिखाई देगा वैसा ही, नदी भी आपको दिख जाएगा, नदी आपको दिखेगा कि वहां से बह करके इधर निकल जा रही है। बहुत अच्छा दृश्य यहाँ पे लगता है, कभी चले जाइएगा ऋषिकेश। अब देखिए पढ़ते हम लोग दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? नहीं, 16 लाख वर्ग किलो लगभग है, ठीक है ना। तो इस पठार पे पर्वत भी है वर्ग किलोमीटर, और इस पर क्या है, पठार भी है। दोनों का चर्चा कर दिए थे, नाम बता दिए थे, कौन कौन सा, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उधर में 10 पठार का चर्चा कर दिए थे, वो याद रखिएगा। अब इसी पर्वत को बारी बारी से देखेंगे। अरावली, अरावली गुजरात से लेकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। अब अरावली क्या हो गया, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला हो गया, और इसमें कौन सा चट्टान पाया जाएगा, ग्रेनाइट, आर्कियन चट्टान, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट पाया जाएगा। नहीं, मिटा दिए हैं जानबूझ करके। देखिए इसकी पहली विशेषता हो गई कि गुजरात से लेकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। तो गुजरात से दिल्ली का मतलब क्या हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, फिर सीधा दिल्ली में निकल रहा है। और उसके बाद यह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत माला है। तीसरी विशेषता हो गई, अगर प्राचीनतम होगा तो यहाँ पे कौन सा चट्टान पाया जाता है, यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और आर्कियन के टूटने फूटने से धारवाड़ भी रहेगा, तो दोनों क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे ग्रेनाइट, जैसे नीस, जैसे सिस्ट, ठीक है। और इस अरावली की एक और विशेषता हो गई कि इसके पश्चिमी ढाल से लूनी नदी और पूर्वी ढाल से बनास नदी निकलती है। तो अरावली के पश्चिमी ढाल से लूनी नदी और प्लस बनास नदी निकलती है, इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अरावली धात्विक महत्वपूर्ण हो जाएगा इसका, यहाँ पे तांबा मिल रहा है ना, सीसा, जस्ता इत्यादि ये सब पाया जाता है, कुछ मात्रा में अभ्रक भी यहाँ मिलता है, तो ये सब यहाँ पे पाया जाता है। तो ये अरावली की विशेषता हो गई, पॉइंट याद हो गया, ठीक है। आरपीएससी में है कि इसमें जो दर्रा है वो दिवेरी, देसुरी, ये सब जो दर्रा है वो अरावली में है, लेकिन ये आरपीएससी के लिए है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर की ऊंचाई पे है। इतना याद हो गया आप लोगों को, आगे बढ़ें। यही सब तो पढ़ाने में बहुत समय लगा था, जो अभी एकदम फास्ट हो गए हैं, लोगों को लिखवा रहे हैं पूरा, लिखिए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है, 2 घंटा में फिर भी नहीं समझ में आता था। विंध्यन देखिए, अब आपको पता चल गया कि विंध्यन कब बना है, अरावली के बाद ही बना है। तो विंध्यन का विस्तार कहां से है, गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम, रोहतास या कैमूर, रोहतास तक है, कैमूर, रोहतास तक इसका विस्तार है। इसमें कौन सी चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं, विंध्य क्रम की बलुआ पत्थर वाली चट्टानें पाई जाती हैं, बलुआ पत्थर वाली चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्य पर्वत भारत में कहां पे है, मध्य में स्थित है। तो यह पर्वत उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है, अलग करता है। और भारत में जितना भी इमारत बनता है, जैसे मान लीजिए कि लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप, ये सब इसी क्रम की चट्टानों से बना है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, जो इमारती संरचना के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे।
विंध्य पर्वत के बाद अपना है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण दो भ्रंशों के सहारे हुआ है, दो भ्रंशों के सहारे हुआ है, और इस कारण से यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। याद रखिएगा, दो भ्रंश, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि समतल कोई जगह है, दो जगह पे दरार उत्पन्न हो गया, एक फोर्स ऐसे लगा और एक फोर्स इस तरफ से है, तो बीच का भाग क्या है, ऊंचा उठ गया, और जब ऊंचा उठ गया तो यह दरअसल कैसा दिखाई देगा, यह पर्वत की तरह दिखाई देना शुरू हो गया। इस कारण से इस पर्वत का नामकरण किया गया सतपुड़ा, और इस पर्वत को एक अलग प्रकार का नाम किया गया, क्या, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, तो सतपुड़ा भारत में ब्लॉक पर्वत है, और इसके उत्तरी भाग में नर्मदा नदी बहती है, यानी कि दरार घाटी में बहती है, और दरार घाटी दक्षिणी में जो है सतपुड़ा के, उसमें ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो तो ये हो गया विंध्य पर्वत के बाद सतपुड़ा हो गया, और सतपुड़ा का जो अगला भाग है वो कहलाता है महादेव। सतपुड़ा का अगला भाग है वो कहलाता है महादेव, और इसका अगला भाग जो हो गया वो मैकाल श्रेणी, इसका हो गया मैकाल श्रेणी। और महादेव की ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, धूपगढ़ को आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा इसी पर जो पंचमढ़ी है वो हिल स्टेशन भी है। मैकाल की ऊंची चोटी कौन सी हो गई है, अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से तीन नदी निकलती है, एक का नाम नर्मदा है, एक का नाम सोन है, और एक का नाम जोहिला है। जोहिला सोन की सहायक नदी है। तो ये तीन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। महादेव पे पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, और धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई है, ये इसकी ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, मैकाल हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत पे। देखिए, पश्चिमी घाट जो पर्वत है, वैसे तो बताया जाता है कि यह जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप से लेकर के कन्याकुमारी तक है। बेसिकली याद रखिएगा, ताप्ती के दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर में है, लगभग 1600 किलोमीटर में लंबा है। और विद्वान जो भूगोल के हैं वो कहते हैं कि ये पर्वत नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी कगार है, यानी कि यहाँ से जो अफ्रीका अलग हुआ था, तो किसी भी कगार से कोई क्षेत्र अलग होता है तो खड़ा ढाल हो जाएगा, तो खड़ा ढाल मात्र है, क्योंकि जब यहाँ से इधर देखा जाता है तो नीचे दिखता है, मतलब ऊंचाई कम लगता है, इसी कारण से विद्वान मानते हैं कि ये कगार है। लेकिन फिर भी हम लोग पर्वत के रूप में ही देखेंगे। तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती के दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में मैग्मा का विस्तार हुआ था, इस कारण से यहाँ पे बैसाल्टिक चट्टान मिलेगा, और इसके बाद ग्रेनाइटिक संरचना पाई जाएगी, यानी कि ग्रेनाइट नीस और सिस्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए। पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में, पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं, जबकि दक्षिणी भाग में ग्रेनाइटिक चट्टानों की प्रधानता है। हो गया। राज्य आप लोग बता दीजिएगा, कौन कौन सा राज्य आ रहा है इसमें, कौन कौन सा आ जाएगा। गुजरात, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, है ना। बेसिकली महाराष्ट्र मान लीजिएगा, वहां से ज्यादातर हिस्सा आएगा, उसके बाद गोवा आ जाएगा, फिर कर्नाटक हो गया, फिर केरल हो जाएगा। तो 4 राज्य 5 राज्य जो भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावे पश्चिमी घाट पर्वत और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, अनाईमुडी। ये अन्नामलाई पर्वत पे ही है, तो अनाईमुडी, इसकी ऊंचाई कितना है, 2695 मीटर, है ना। और दोदा बेटा दूसरी ऊंची चोटी है, 2637 मीटर। दोदा बेटा नीलगिरी पे है, दोदा बेटा। तो पश्चिमी घाट पर्वत की जो विशेषता है, कम से कम संरचना वाला, जो चट्टान वाला, उसको याद रखेंगे। इसकी जो ऊंची चोटी है उसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा महाबालेश्वर भी है, कलसूबाई भी है, वो सब उम्मीद कम है कि आपसे पूछेगा, पहले इसी को पूछ ले आयोग, वही आप
मानिएगा, नहीं तो दोदा बेटा का आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो एक और प्रमुख है प्रायद्वीपीय भारत में, उसका नाम है पूर्वी घाट पर्वत। तो पूर्वी घाट जो पर्वत है वो स्वर्ण रेखा नदी के दक्षिण से लेकर के, इसको भी मान लीजिए तमिलनाडु तक इसका विस्तार, मतलब नीलगिरी तक इसका विस्तार है। और यह सतत नहीं है, बल्कि यह हर जगह क्या है, नदियों के कारण कट गई है। जैसे मान लीजिए महानदी गई है तो वहां पे ये कट जाएगा, गोदावरी के पास कट जाएगा, कृष्णा के पास, कावेरी के पास, और भी जो छोटी छोटी जैसे नदी है, जैसे वैगई नदी है, वो सब इसको क्या करेगी, काट देगी। तो इस कारण से यह सतत नहीं है बल्कि टूटा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन पश्चिमी घाट सतत है। पश्चिमी घाट इसलिए सतत है क्योंकि इसको कोई काट नहीं रहा है, इसके ढाल से नदी निकल रही है, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। और पूर्वी घाट में बेसिकली जो आप लोग चट्टानों के नाम याद रखिएगा, जैसे कुडप्पा है तो क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर हो गया, है ना। तो पूर्वी घाट पर्वत में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ये सब चट्टानों की ज्यादा प्रधानता रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुलायम कौन सा हुआ, पूर्वी घाट हो गया मुलायम। इसी कारण से उसका क्या है, टूटा, मतलब ये हर जगह विखंडित हो जा रहा है नदियों के कारण, है ना, ग्रेनाइट नहीं होता, विखंडित हो जा रहा है। तो पूर्वी घाट को भी आप लोग याद रखिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक चोटी का नाम है, 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का पर्वत आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद पठार। तब पठार में सबसे पहले मेवाड़ का। तो मेवाड़ के पठार का लोकेशन क्या है, पठार में 3 ही 4 पठार पढ़िएगा, सब 10 पठार पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। जैसे मेवाड़ नहीं, सबसे पहले आप लोग मालवा कर लीजिएगा, उसके बाद दक्कन का पठार, और एक छोटा नागपुर का पठार, ये कर लीजिएगा। बाकी हमको नहीं लगता कि वो कर्नाटक के पठार को लेकर आप लोगों से सवाल आयोग पूछेगी, है ना। तो मालवा का पठार अगर कहते हैं तो मालवा के पठार की संरचना और दक्कन के पठार के लगभग लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे बैसाल्टिक चट्टान है तो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लेकिन दक्कन का जो क्षेत्र है वो कपास के लिए जाना जाता है, तो ये क्षेत्र सोया के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अपना जो छोटा नागपुर का जो पठार है, यह जो मिट्टी, यहाँ पे जो मिट्टी है वो आप मिट्टी मत कहिए, चट्टान ही कहिए। यहाँ पे उस तरीके से क्योंकि ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट चट्टान बहुत कठोर चट्टान होता है, और ग्रेनाइट के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, जो खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है। तो छोटा नागपुर बेसिकली धात्विक खनिजों के लिए ज्यादा फेमस है ना। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार के बाद हम लोग द्वीप समूह देखें, कुछ छूटा तो नहीं है, छूटेगा नहीं कुछ भी। बाकी आप लोग एटलस देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट मतलब पश्चिमी घाट याद रखिएगा, ताप्ती से लेकर के यहाँ पे है ना। 2 चोटी का नाम याद रखेंगे, अनाईमुडी और दोदा बेटा, 2 याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई है, और अन्नामलाई के दक्षिण में इलायची की पहाड़ी है। इसको याद रखेंगे, क्रम हो सकता है पूछ भी दे। तो दोनों जहाँ पे मिलता है उस गांठ को, उसको नॉट कहते हैं, नीलगिरी नॉट। नीलगिरी नॉट का मतलब क्या हो गया, गांठ, जहां पे पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत मिलता है। तो ये हो गया नीलगिरी घाट, नीलगिरी नॉट। और नीलगिरी के दक्षिण में क्या हो गया, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई। और इसके दक्षिण में कार्डमम, यानी कि इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। तो ये क्रम आप लोगों से पूछा, तो सबसे दक्षिण कौन सा हो गया, इलायची। और इलायची नाम से यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, इलायची होगा। वैसे हम लोग दक्षिण भारत के लोगों को अन्ना अन्ना ही कह देते हैं, नहीं, अन्ना का डोसा। कहीं भी देखिए अन्ना का डोसा, तो अन्ना वो अपने पर्वत से पहचाना जा रहा है। तटवर्ती मैदान को देखिए, इसी में मानचित्र में देखिए, तटवर्ती मैदान का मतलब क्या हो गया, तट के समीप स्थित मैदान। और वो मैदान जो पूरब में है और वो मैदान जो पश्चिम में, इस तरह 2 डिवीजन कर दिया गया है। वो आप लोग खुद बताइए कौन मैदान ज्यादा चौड़ा है, पूर्वी।
तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो ज्यादा चौड़ा है। क्यों? हाँ, नदियों के द्वारा जो मलबा है वो बहुत दूर तक बिछा दिया गया है, इस कारण से पूर्वी तट जो है वो चौड़ा है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, सॉरी पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी तट की चौड़ाई कम है, संकीर्ण है ये। वहीं पूर्वी घाट पर्वत जो है वो कम ऊंचा है, लेकिन पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब एग्जाम में एक तो घाट रहेगा, घाट कह देने का मतलब क्या होगा, पर्वत हो गया, और तट कह देगा तो तट का मतलब क्या होगा, मैदान हो गया। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान ज्यादा चौड़ा नहीं है, संकरा है। अब इसी को ना अलग अलग डिवीजन कर दिया गया है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला किसका मैदान हो गया, गुजरात का मैदान, उसके बाद कोंकण, गोवा वाला, कर्नाटक वाला कन्नड़, उसके बाद मालाबार, इधर में उत्कल हो गया, उत्तरी सरकार, और ये कोरोमंडल। तो ये डिवीजन आप लोग याद रखिएगा। गुजरात का मैदान कहाँ हो सकता है, गुजरात में ही है, ठीक है ना। गुजरात का जो मैदान है वो गुजरात में है। उसके बाद जो कोंकण का मैदान है वो गोवा और महाराष्ट्र में है। कन्नड़ का मैदान कर्नाटक में है, और केरल वाला जो है वो मालाबार हो गया। अब इसमें सबसे संकरा मैदान कौन सा है, कन्नड़। लिख लीजिएगा, पश्चिमी तटवर्ती मैदान में सबसे कम चौड़ा कन्नड़ तटीय मैदान है। कन्नड़ यानी कि कर्नाटक वाला, कर्नाटक सबसे संकरा है। मतलब मैदान जो है वहां पे 20 या 30 किलोमीटर लगभग चौड़ा है बस। कन्नड़ तटीय मैदान सबसे संकरा है। पूर्वी तटीय में 3 डिवीजन हो गया, उत्कल यानी कि उड़ीसा का हो गया, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार, और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अब यही पूछा था कि इस भाग का नाम क्या है, कोरोमंडल है। और कोरोमंडल कहने का मतलब कौन सा राज्य, तमिलनाडु, ठीक है। ये हो गया पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब आप लोग बताइएगा, जैसे कोरोमंडल तट है तो इसमें कौन कौन सी नदी बह सकती है। बेसिकली कावेरी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर नदी पूछेगी तो कावेरी याद रखिएगा, उत्तरी सरकार पूछेगी तो गोदावरी कृष्णा कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये पश्चिमी तट का डिवीजन हो गया। पूर्वी तट का 3 डिवीजन हो गया। ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार, सेम चीज है, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, ठीक है। द्वीप समूह को ध्यान से देखेंगे। समय ज्यादा हो गया है क्या है, 6 बजे तक है ना क्लास, ठीक, 5:30 तक ही है, अच्छा करा देते हैं थोड़ा। आज वो वाला यूट्यूब वाला नहीं है, करा देंगे तो कम से कम अब कल का चक्कर नहीं रहेगा, है ना। और इसमें कुछ करना नहीं है, लगभग 5 मिनट में खत्म ही है। जैसे ही द्वीप समूह का नाम लिया जाता है, आप अपने दिमाग में 2 द्वीप को मुख्यतः रखिएगा। कौन कौन सा, एक इधर में लक्षद्वीप हो गया और इधर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लेकिन आप लोग को ना मैप देखना पड़ेगा, जैसे बहुत सारी चीजें जो किताब में नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक में कौन सा द्वीप है या देश है, आप लोग देखिएगा, सुमात्रा दिख रहा होगा वहां पे, हाँ दिख रहा है ना सुमात्रा। उन सबको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब जैसे आपसे कह दे कि लक्षद्वीप में कौन सा, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल जो है सीमा बनाता है, 8 डिग्री का है। 8 डिग्री जो है मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य में स्थित है। 9 डिग्री किसके बीच में है, नहीं 9 डिग्री चैनल किसके, मतलब लक्षद्वीप के 2 द्वीप के बीच में ही है, मिनिकोय और अमिनिकोय, या अमिनिकोय, अमिनी और मिनिकोय, या कवारत्ती और मिनिकोय, ठीक है ना। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो गया, कवारत्ती, और उसके बाद मिनिकोय, और उसके बाद
मालदीव। तो इधर में क्या हो गया, 8 डिग्री हो गया और इधर में 9 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोनों द्वीपों में जो भौगोलिक संरचना है, यहाँ पे क्या है, मूंगे के मरने के बाद उसका जो खोल है वो बहुत कड़ा हो जाता है, इस कारण से यहाँ पे जो चट्टान बनता है वो चूना पत्थर का है। लक्षद्वीप क्या है, एक कोरल रीफ है। कोरल रीफ का मतलब कि चूना पत्थर से युक्त उसका संरचना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूरा अभी तक व्याख्या नहीं आ पाया है, इसीलिए कहा जाता है कि वो हिमालय का ही डूबा हुआ क्षेत्र है जो ऊपर में निकल गया है। तो अगर हिमालय वाला जो ऊपर निकला, इसका मतलब क्या होगा, उसका संरचना और इसका संरचना सेम रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिमालयन संरचना है और यहाँ पे कोरल संरचना है। कोरल मतलब हो गया मूंगा। मूंगा एक जीव है, वो मरता है तो उसको उसका जो ऊपरी खोल है वो चूना में बदल जाता है, चूना में, और चूना इकट्ठा होकर जो पत्थर का रूप ले लिया तो फिर चूना हो गया। तो लक्षद्वीप में कुल मोटा मोटी कितना द्वीप है, 36 है, जिसमें 11 पे मानव का अधिवास है ना, उसको याद रखिएगा। इसकी राजधानी कहाँ पे हो गई, कवारत्ती। और किस सागर में है, अरब सागर में है। जनसंख्या का अधिकांश भाग मुस्लिम है, अगर आयोग पूछेगी तो। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद रखिए कि बंगाल की खाड़ी में है और मुख्यतः ये अलग अलग द्वीप में है। सबसे उत्तर में नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल है, उसके बाद साउथ, तब लिटिल, तब लिटिल। तो ये 4 अंडमान का हो गया। नॉर्थ यानी कि उत्तरी अंडमान, मध्य यानी कि मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अब इसमें साउथ अंडमान पे क्या है, पोर्ट ब्लेयर, इसी का राजधानी है। इसका नाम कुछ बदल के चेंज कर दिया गया है ना, क्या कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर ही अच्छा लग रहा है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ और लिटिल, इसका ना क्रम याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे ही हम लोग निकोबार में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कार निकोबार आता है। ये कौन सा हो गया, कार। उसके बाद लिटिल निकोबार और उसके बाद ग्रेटर निकोबार। और यहां पे ही 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल कहां पे है, लिटिल अंडमान हो गया और ये कार निकोबार। यहां पे क्या है, 10 डिग्री का चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। और छोटा छोटा कुछ निकोबार का द्वीप है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे आयोग पूछेगी नान कोवेरी द्वीप कहां पे है, नान कोवेरी, चामुनिया, देखिए ना एटलस में दिख रहा होगा, नान कोवेरी, चामुनिया आइलैंड, मतलब निकोबार के आसपास में जो निकोबार है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो ये सब द्वीप अगर आपसे, नान कोवेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नान कोवेरी हो गया, चामुनिया हो गया, ये सब उधर ही है, ठीक है ना। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में है। नॉर्थ अंडमान में ही अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। अंडमान की 3-4 जनजाति एनसीईआरटी में दी है, उसका नाम याद है आपको, जारवा और सेंटलीज। एक का नाम है ओंगे, है ना, जारवा हो गया, सेंटिलीज हो गया, उसके बाद ओंगे हो गया। तो इन सब जनजातियों के नाम को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें है नहीं, शैम्पेन भी कर दीजिएगा, शैम्पेन, जारवा, सेंटिलीज, ओंगे, है ना। तो ये जनजातियां यहाँ पे है। और उसके बाद इसके कुछ द्वीप का नाम बदल दिया गया था। जैसे एक का नाम स्वराज द्वीप किया गया था, एक का नाम शहीद द्वीप किया गया था और एक का नाम बोस द्वीप कहा गया था, है ना। तो उसको भी आप लोग याद कीजिएगा। अंडमान में लगभग, बंगाल की खाड़ी में लगभग 500, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, और बंगाल की खाड़ी में है। और जलमग्न पर्वत का मतलब क्या हो गया, हिमालय का ही उभरा हुआ भाग है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
आप लोग इसको एटलस में देखिए, नानकोवरी यहाँ दिख रहा है ना, ये कमराता है, कैचल हो गया, यहीं पे चामुनिया हो गया, ये सब कुछ कुछ द्वीप देखिएगा। अगर यहाँ से उठाना चाहेगी तो आयोग इस पे सवाल बना सकती है। और ऐसा लगेगा ना कि नानकोवरी यहाँ नहीं है, ब्रिटेन में है, ऐसा लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये सब कौन सा अपना ही द्वीप है, ये सब कहाँ का है, भारत का द्वीप है। नहीं तो मालूम चला है कि आप लोग कहाँ लगा दिए हैं, पैसिफिक ओशियन का लगा दिए हैं, प्रशांत महासागर में लगा दिए हैं और अमेरिका का हिस्सा कह दीजिएगा। तो आपको ये पार्ट ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बाकी अंडमान वाला आपको पता होगा। बैरन आइलैंड है यहाँ पे, ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। जो बैरन आइलैंड है वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, सक्रिय, और इसमें बहुत दिन तक उद्गार नहीं हुआ है तो इसको सुसुप्त कह देते हैं, सोया हुआ है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। डंकन पास छोटा अंडमान को बड़ा अंडमान से अलग करता है, यानी कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ और लिटिल। तो ये लिटिल हो गया, और उसके बाद छोटा अंडमान को बड़ा अंडमान, तो इसको ये अलग करता है ना, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल। तो साउथ यानी कि छोटा अंडमान को, साउथ नहीं, इसको दक्षिणी अंडमान कर दीजिएगा, साउथ अंडमान को बड़ा अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, डंकन पास है, इस बात को याद रखेंगे। हाँ, ये ऊंचाई भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 738 मीटर सैडल पीक का है। अरब सागर में 36 द्वीप, जिसको लक्षद्वीप हम लोग कह रहे हैं, सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है और 9 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बट गया है। एक तरफ मिनिकॉय हो गया है और एक तरफ में कवारत्ती या अमीनी आइलैंड हो गया है। ये तो धुंधला आ रहा है, ये पूरा अमीनी आइलैंड दिख रहा है ना, अमीनी, ये कवारत्ती हो गया और यही 9 डिग्री से बट गया है। और इधर में मिनिकॉय आपको दिख रहा होगा, मिनिकॉय। तो 9 डिग्री चैनल के सारे लक्षद्वीप 2 भागों में बट गया। लेकिन मालदीव के साथ जो सीमा बन रहा है वो 8 डिग्री चैनल का बन रहा है। कुछ और छोटा छोटा जो नदीय द्वीप है, जैसे न्यू मूर आइलैंड है ना, ये भी भारत का ही हिस्सा है, जो आपको बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता दिखाई देगा। उसके बाद एक जो द्वीप है वो माजुली है, और माजुली कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में है। क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है तो वो 2 धारा में बट जाती है असम में, इस कारण से उसके बीच वाला भाग को द्वीप जैसा दिखाई देता है। तो ये द्वीप का संरचना क्या हो गया, जलोढ़। कैसा हो गया, जलोढ़, क्योंकि ये नदी के द्वारा लाए गए मलबों का निक्षेप यहाँ पे होते रहता है। तो इसी कारण से माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड, नदी द्वीप इसको कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो कुछ है नहीं, ठीक है। कल क्या पढ़ा दे फिर, जलवायु खींचे कल, 1 घंटे में कर देना, ठीक है। कल जलवायु पढ़ा देते हैं। इसमें आप लोग बस मानसून पढ़ के आइएगा, सवाल जितना भी रहेगा सब मानसून के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। मानसून बस पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी, काम खत्म। 1 घंटा में सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।